नमस्कार दोस्तों। आज ईद का मौका है तो मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को आज की बातचीत से पहले ईद के इस मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। ईद आप सब के लिए फले फूले, आप खुशहाल हों। आज की बातचीत शुरू करने से पहले कल उत्तराखंड में स्वरोजगार के अवसरों की तलाश के लिए जो वेब लिंक हमने लॉन्च किया, उस पर हमारे साथियों का बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। लोग स्वरोजगार की महत्ता को समझने लगे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं इस सब के लिए आपको बधाई देता हूं। मैंने जैसे कहा था कि बचेंद्री पाल जी के जीवन से प्रेरणा हम कैसे ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रवासी भाई घर आ रहे हैं, कल परसों नरसों से लगातार नारसन बॉर्डर से लेकर के और जगह जगह उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब से उनको बॉर्डर के शहरों पर रोका जाने लगा, तो उनकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना, केंद्र सरकार की एक चिट्ठी आई, राज्य सरकार ने उस चिट्ठी को आगे बढ़ाया और उसमें ये शोर मचाया गया, इस बात का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया कि हमने प्रधानों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए, प्रधानों को बहुत ताकतवर बना दिया। इस ढंग का माहौल बनाया गया कि प्रधान को अधिकार नहीं, उनको पैसे भी बम्पर में दे दिए। 4 महीने बेचारों को प्रधान बने हुए नहीं, नवंबर में चुनाव हुए और 4 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस आ गया था। राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें नहीं चेती, उसमें जनता का क्या दोष। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो तब तक मात्र 4 महीने प्रधान बने हुए, उनका बस्ता भी ठीक ढंग से खुल नहीं पाया, वो अपने काम को नहीं समझ पाए और इसी बीच में ये संकट काल आ गया। तो ऐसे में हमारे जो ये नए चुने गए प्रधान हैं, जिनका इससे पहले पंचायत का कोई अनुभव नहीं है, उसके काम करने का उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको 2 तरफ से उन पर गाज गिरी। पहली गाज तो ये गिरी कि टीवी चैनल्स पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए कि खर्चा हम वहन करेंगे, हम देंगे। एक बड़े मंत्री जी ने बयान दिया कि हमने पैसा दे रखा है। एक चिट्ठी मुख्य सचिव साहब ने भेजी कि हम मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इसका वहन करेंगे, लेकिन पैसा दिया नहीं। लेकिन वातावरण ऐसा बनाया गया, लोगों ने ये समझा कि प्रधान जी को खूब पैसा मिल गया। सरकार बोल रही है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं और प्रधानों के सिर पर ठेकरा फोड़ दिया। जो प्रवासी घर वापस आ रहे थे, वो प्रधानों के सिर पर ठेकरा फोड़ने से चूके नहीं, उनको दबाव बनाने लगे कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, जबकि हकीकत में प्रधान जी को एक पाई नहीं मिला। तो ये 2 तरफा जो गाजगिरी की, एक तरफ से ये वातावरण बना करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम हुआ और दूसरी तरफ प्रवासियों ने उन पर जिस ढंग का आरोप लगाया, तो वो अपने आप में प्रधानों के लिए हतप्रभ होने वाली स्थिति थी। अगर इन प्रधान लोगों को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया होता तो सरकार एक पैसा नहीं देती। ये अपने अनुभव से, अपने लोगों से जो मेल जोल बढ़ता है, जो कार्यप्रणाली समझ में आती है, तो उसके आधार पर वो सारी व्यवस्थाएं करते, चाहे सरकार पैसा देती ना देती। अब जब नए बने हैं, उनको काम समझना है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, उनके पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है और उनके साथ इस ढंग का व्यवहार हो रहा है, उनको अपमानित होना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार सीधे सीधे इसके लिए दोषी है। हमारे जहाँ जहाँ पुराने और अनुभवी प्रधान थे या जिन नए प्रधानों ने अपने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों से सहयोग लिया, वहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं हुई। बगैर सरकार के सहयोग के लोगों ने व्यवस्था बनाई, अच्छे क्वारंटीन सेंटर बनाए। उनमें एक जगह में एक महिला प्रधान अपने उन पे प्रवासियों पर पुष्प वर्षा कर रही थी, जो क्वारंटीन के बाद घर जा रहे थे। ऐसा भी देखने को मिला। कुछ लोगों ने क्षेत्रों में जाकर के, हमारे एक थत्यूड़ ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रवासियों को अपनी तरफ से बैडमिंटन सेट बांट करके उनको कहा कि आप बोर मत होइए, हम आपके मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं। कुछ और लोगों ने भी अलग अलग तरीके से उनका उत्साहवर्धन किया। तो जहाँ
समझदार लोग थे, जानकार लोग थे, पुराने अनुभवी लोग थे। वहाँ लोगों ने मिलजुल करके इन सारी व्यवस्थाओं को बना करके और बेहतर व्यवस्थाएं बना करके सरकार को ये दिखाने का काम किया कि अरे तुम दो चाहे न दो, तुम हमको परेशान करो, कुछ करो, लेकिन हम अपने लोगों की सुरक्षा करेंगे, ये अच्छी बात है। और उसके बाद जब हाईकोर्ट का एक आदेश आया तो फिर सरकार का डंडा चला और सरकार के उस डंडे में नारसन बॉर्डर से लेकर के उधर नजीबाबाद बॉर्डर, उधर हल्द्वानी रुद्रपुर बॉर्डर पर लोगों को रोका जाने लगा, उनकी मेडिकल जांच होने लगी, उनको फिर स्कूलों के बड़े जो ग्राउंड थे शहरों के उनमें उस मजमे को जोड़ा जाने लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, और सारा अव्यवस्थाओं का बोलबाला था। उस अव्यवस्था के बोलबाला में वो प्रवासी जो है कि उन खुले आसमान में तपतपाती धूप में वहाँ पर पूरे पूरे दिन खड़े रहे, बगैर खाने के, बगैर पानी के, बगैर चाय के। बात तो ये थी कि जो 2 महीने से परेशान होकर के घर आ रहा है, उसको यहाँ पर आकर के अपने गांव घर में, अपने राज्य में, अपने शहर में ऐसा वातावरण दिया जाता कि वो महसूस करता कि अब मैं सुरक्षित हाथों में, अब मैं अपनों के बीच में हूँ। कल जितने फ़ोन आए मुनि की रेती टिहरी ज़िले में, बीच में 2 दिन का गैप हुआ। हमारे पास जिलाधिकारी का चार्ज हमारे जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जी ने कल शाम 6 बजे के बाद लिया, ऐसी मुझे जानकारी मिली। लेकिन उससे पहले पूरे दिन भर जमुनी की रीति में आफरा ताफरी रही, वो चिंताजनक थी। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हमको एक कमरे में 45 लोगों को ठूसा गया। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हम एक ग्रुप महाराष्ट्र से आए और हमको पूर्णानंद से ऊपर की तरफ ओंकारानंद की तरफ दौड़ाया पुलिस ने धमका करके, और ओंकारानंद की पुलिस ने उनको नीचे पूर्णानंद की तरफ दौड़ाया, फिर पूर्णानंद वालों ने उनको सड़क पर दौड़ा दिया और वो भाग रहे हैं। मैं पुलिस से बात की, मैंने कुछ अधिकारियों से बात की, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तो इस ढंग की आफरा ताफरी मची हुई है। लोग घर आकर भी, अपने राज्य में आकर भी अपमानित हो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो रही है। तो इस सब के बीच में दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कल की जो घटनाएं हैं, ये सरकारों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो फिर जीवन भर ऐसी घटनाओं से रूबरू होना पड़ेगा। हम जो बेरोजगार होकर के मेरे साथी घर आ रहे हैं, उनको इन परेशानियों के बीच में जीना भी सीखना पड़ेगा। जैसे सरकार आजकल ऐड चला रही है कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जब आप बेरोजगार होकर के घर आए, इन परेशानियों के बीच में पहले जीने का मनोबल आपको मजबूत करना पड़ेगा। और इस प्रकार की छोटी मोटी परेशानियों से घबरा करके नकारात्मक सोचना अगर शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारे परिवारों का जीवन जो है वो कष्टकारी हो जाएगा। तो इसलिए मेरी जो आज आपसे विनती है, हमने जो कल पंचायत जनाधिकार मंच, जो पंचायतों की मजबूती की लड़ाई का मंच है, इसके माध्यम से जो हमने ऐप कल लॉन्च किया, उसके पीछे मेरी जो पहली मंशा है कि सकारात्मक सोचना सीखिए, सकारात्मक सोचना शुरू करिए। परेशानियों से घबराने के बजाय परेशानियों का मुकाबला करना सीखो, परेशानियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में सोचना सीखो। और मैं इसीलिए जो हमारे जीवन में एक प्रेरणादायक प्रसंग के रूप में, प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में, लगभग मेरी हमउम्र हैं, मेरी बहन बचेंद्री पाल जो भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला हैं, उनका जन्मदिन कल था। 24 मई 1954 और 23 मई 1984 को उन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो कल उनके जन्मदिन पर कल भी हमने उनको याद किया। उनका जन्म 24 मई 1954 को नाकुरी गांव जिला उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे टिहरी की तरफ नाकुरी गांव है सड़क के ऊपर, उस नाकुरी गांव में हुआ। उनकी माताजी का नाम श्रीमती हंसा देवी पाल और पिताजी का नाम श्री किशन सिंह पाल, उनके बड़े भाई श्री बचन सिंह पाल। तो ये साधारण किसान परिवार, पशुपालक परिवार, लेकिन श्री किशन सिंह पाल जी, स्वर्गीय किशन सिंह पाल जी और श्रीमती हंसा देवी पाल जी, मैं उनका प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के प्रति वो सजग रहे। गांव के स्कूल से बचेंद्री पाल जी ने अपनी पढ़ाई शुरू की। 5 किलोमीटर पैदल रोज़ सुबह जाना और 5 किलोमीटर पैदल वापस आना। वहाँ से डुंडा से हाई स्कूल पास करने के बाद मुझे याद है जब मैं उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में उनके बड़े भाई बचन सिंह पाल के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो उसी साल उनका भी, बचेंद्री पाल जी का भी, कक्षा 11 में उत्तरकाशी में एडमिशन हुआ। और वहाँ से
1979 में बचेंद्री पाल जी ने एमए बीएड पास किया। जैसे सामान्य शिक्षा सब लोग हासिल करते हैं, तब तक कुछ खास नहीं था। अगर कुछ खास था तो एक ही बात थी कि जब वो घर जाती थी तो वहाँ पर खेती किसानी के काम में, अपने घर के काम में करने में कभी शर्म महसूस नहीं करती थी। पूरी मशक्क़त से अपने माँ बाप के साथ उनका सहयोग करती थी, उनके जो घरेलू काम थे। तो मेहनत का शुरू से रही। माता पिता ने जहाँ उनको शिक्षा दीक्षा देने में, उनको खान पान में पूरी सुविधा दी, वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों को मेहनत कश बनाने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 79 में एमए बीएड करने के बाद बचेंद्री पाल जी एक अदद नौकरी की तलाश में थी। उनकी इच्छा थी कि एमए बीएड कर लिया, मास्टरानी बन सकती हूँ, कुछ और कहीं नौकरी मिल सकती है। तो एक साल इसी ऊहापोह में गुजरा कि 1980 में उनके गांव में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो वहाँ पर उत्तरकाशी सामने लदाड़ी में है, उस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल कर्नल प्रमोद चंद आए और कर्नल प्रमोद चंद ने बचेंद्री पाल जी से बातचीत करने का संयोग उनका बना। तो बचेंद्री पाल जी के मन में तब तक भावना थी कि मुझे माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। और वो उसके लिए गांव में जब उस एक साल 79 से 80 के दौर में गांव में रह करके नौकरी तो खोज ही रही थी, लेकिन नौकरी खोजने के साथ साथ वो नाकुरी गांव से ऊपर जंगल में पिट्ठू पर पत्थर रख करके पीठ पर चढ़ाती थी और 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ करके उन पत्थरों को वहाँ खाली किया, वहाँ से घास या लकड़ी का बोझ लेकर के पीठ पर वापस घर आती थी। तो ये उनकी प्रैक्टिस थी, रूटीन प्रैक्टिस। कभी उसमें उन्होंने झिझक संकोच किया, मेहनत करने से जी नहीं चुराया। और उनकी उस एक्टिविटी से गांव वाले बड़ा अजीब सा महसूस करते थे कि ये लड़की है। उस समय तक पर्वतारोहण के क्षेत्र में महिलाओं का कोई कहीं नाम नहीं आता था, कोई स्थान नहीं था, पुरुष ही इस काम को करते थे। तो लोग सोचते थे कि लड़की इस क्षेत्र में क्या स्कोप है, क्यों इसका दिमाग खराब हो रहा है, क्यों ये पागलपन की तरह इस ढंग का काम कर रही। लेकिन बचेंद्री पाल को ईश्वर ने कैसी सद्बुद्धि दी कि उन्होंने वो रास्ता चुना कि जब 1980 में कर्नल प्रेमचंद उनके गांव में आए, वो उनके प्रेरणा पुरुष बने। उन्होंने कहा कि ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो माउंटेनियरिंग है ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, आप इसका विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करो, आप इसमें सफलता हासिल करोगी, ऐसा मेरा मन कहता है। ये कर्नल प्रेमचंद जी ने उनको कहा। तो वहाँ से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने 1981 में विधिवत रूप से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण शुरू किया और नाकुरी की चढ़ाई चढ़ने का परिणाम था कि वो उसमें दिनों दिन और उसे बेहतर करने लगी। इसी बीच में संयोग देखिए, जब अच्छा होना होता है, जब समय साथ देता है, 1983 में टाटा स्टील जमशेदपुर में एक अधिकारी के रूप में उनको वहाँ पर नौकरी मिली। और टाटा स्टील ने बचेंद्री पाल जी की क्षमता को देख करके, उनकी लगन को देख करके उनके खर्चे उठाने की जिम्मेदारी ली। और 23 मई 1984 को बचेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराने का काम किया। हम सब उत्तराखंड वासियों को, भारतवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया। भारत की पहली एवरेस्ट विजेता महिला के रूप में मैं उनके इस मेहनत को सैल्यूट करता हूं। और अपने आप एवरेस्ट पर फतह हासिल करने के बाद उन्होंने कभी जीवन में घमंड नहीं किया, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर, उनके माँ बाप का उनके लिए जो सूत्र था कि बेटा मेहनत करो, ईमानदारी से करो, तो मेहनत और ईमानदारी, इन दो चीज़ों को उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया। टाटा स्टील जमशेदपुर में सेवा करते हुए वो अपने रिटायरमेंट के समय तक उन्होंने बाकायदा स्पोर्ट्स एकेडमी की वहाँ पर स्थापित कराने के साथ साथ सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम किया, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया, उनको जीवन का रास्ता सिखाने का काम किया। और एक बड़ी उपलब्धि बचेंद्री पाल जी के बाद जो है कि हमारे उत्तराखंड से बहुत सारी महिलाएं, मैं उनके नाम अगली बार जिक्र करूंगा, लेकिन आज एक ऐसी महिला का जिक्र मैं कर रहा हूं, अरुणिमा सिन्हा, जो मेरे ख्याल वॉलीबॉल प्लेयर थी और ट्रेन से जा रही थी, कुछ बदमाशों ने उनके साथ छीना झपटी में उनकी चेन छीनने की कोशिश की और उसी धक्का मुक्की में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उस ट्रैक पर गिरी। मैंने उस वीडियो को देखा है अरुणिमा सिन्हा के। वो उनकी टांग काटनी पड़ गई, अल्टीमेटली टांग काटनी पड़ गई, तो विकलांग हो गई। अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति न होती, अरुणिमा सिन्हा के अंदर, तो वो वहीं पर ख़त्म हो गया था सब कुछ। अरुणिमा सिन्हा में इच्छा शक्ति थी और उन्होंने अपने वीडियो में कहा। आज सुबह मेरी बचेंद्री पाल बहन से बात हुई, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने अरुणिमा सिन्हा का जब नाम लिया तो बोला उसको